स्वागत है आपको 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी स्ट्रगल्स इन डेप्थ एंड इन पर्सन। हमारा साथ आज है सोहेल हाशमी। सहमत का एक्टिविस्ट है और इज अ हिस्टोरियन। दिल्ली का हिस्ट्री का सब कुछ सोहेल हाशमी के पास है। और ही वाज अ स्टूडेंट व्हेन इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 75 at JNU, Jawaharlal Nehru University, and he was also arrested and in jail for some time. And he saw the activity in Delhi from very close quarters, as he is a political activist too. So, well, how did this emergency arrest and the struggle in JNU happen? कैसे था और आपको अरेस्ट कैसे हो गया? क्योंकि स्टूडेंट्स को टारगेट करना उस समय जेपी का मूवमेंट का था, बट बाकियों को भी टारगेट करना शुरू किया था। ये एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बातचीत हम हिंदी में करें, अंग्रेजी में करें या दोनों भाषाओं में चलेगी? दोनों भाषा में करें। मिक्स में चलेगा। हाँ। तो आप सब हमारे सुनने वाले दोस्तों को पता होगा कि 25 जून को इमरजेंसी दिल्ली में लगी, हिंदुस्तान में लगी। मैं उस वक्त जेएनयू में पढ़ता था और जेएनयू की जो स्टूडेंट्स यूनियन थी उसमें काउंसलर था, और मैं स्टूडेंट्स फेडरेशन की जो इकाई थी जेएनयू में, एसएफआई की जो यूनिट थी उसका मैं सेक्रेटरी था। तो और जेएनयू की स्टूडेंट्स यूनियन बहुत एक्टिव थी और हम स्टूडेंट्स के सवालों के अलावा भी बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सवालों के ऊपर हम लोग डिबेट किया करते थे, बहस किया करते थे, हमारी राय हुआ करती थी। क्योंकि हम में से बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो जेएनयू में थे वो एमए के और एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स थे। तो वी वर ग्रोन अप्स और हमारे अपने ओपिनियंस थे, और जो पूरा एक बैकग्राउंड था फ्रीडम स्ट्रगल का, जिसमें हम लोग जहां पर भी किसी भी देश में जनता पर जुल्म हो तो उनके समर्थन में हम खड़े होते थे। तो हम नेल्सन मंडेला के साथ थे, हम रोडेशिया के संघर्ष के साथ थे, हम वियतनाम के संघर्ष के साथ थे, और उनकी सॉलिडेरिटी में भी हम लोग एक्शन किया करते थे। और जाहिर है कि जो जब इमरजेंसी लगी तो इन तमाम चीजों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, और तो आप कोई किसी भी आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते थे, आप सॉलिडेरिटी मीटिंग नहीं कर सकते थे वगैरह। तो उसमें जाहिर है हम सब लोगों में देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर कि ये क्या है, कैसे, एंड व्हाई हैव ऑल आवर राइट्स बीन टेकन अवे। नाउ since JNU was the students union had been active right from the formation of JNU, और ये बैकग्राउंड में ये समझना जरूरी है कि जेएनयू की स्टूडेंट्स यूनियन अकेली यूनियन थी हिंदुस्तान में जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद तैयार किया, और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके हमने यूनिवर्सिटी को दे दिया था कि इस तरीके से ये यूनियन फंक्शन करेगी। और यूनिवर्सिटी का काम यह है कि हर स्टूडेंट जो दाखिला लेगा उससे वो यूनियन की एडमिशन फीस इकट्ठी करेंगे, यूनियन की मेंबरशिप फीस, और वो यूनियन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हम अपने अकाउंट को ऑडिट करवाएंगे और वो हर साल हम सारे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इतनी इनकम आई थी और इस तरीके से ये खर्च हुई है, इतना पैसा बचा है या नहीं बचा। स्टूडेंट्स यूनियन अपने ही प्रतिनिधि चुन के स्टूडेंट्स की जनरल बॉडी में से इलेक्शन कमीशन बनाती थी और वही इलेक्शन कंडक्ट किया करते थे। और जेएनयू में कोई प्रिंटेड पोस्टर नहीं होते थे, इलेक्शन में पैसा खर्च नहीं होता था, हम हाथ से पोस्टर बनाते थे और मीटिंगें करते थे। और हर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी वो अपना मैनिफेस्टो लेके स्टूडेंट्स के पास जाती थी, उनसे कहती थी ये हम करना चाहते हैं और आप हमको सपोर्ट कीजिए। जिनको स्टूडेंट्स का समर्थन मिलता था वो यूनियन होती थी उनकी। और इस पूरे दौरान ये जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसने शुरुआती दौर से ही जेएनयू के अंदर
स्टूडेंट्स यूनियन बनाने की बातचीत की थी, वही स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस को और स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को में डोमिनेंट ट्रेंड उनका था। अपोजिशन भी था, विरोध भी था, लेकिन डोमिनेंट जो पॉलिटिकल ट्रेंड था वो प्रोग्रेसिव, प्रो डेमोक्रेसी, एंटी ऑपरेशन और आम जनता के अधिकारों के समर्थन में खड़ी होने वाली यूनियन थी ना। अब जाहिर है कि जो पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकारें हैं, उनको इस तरह की स्टूडेंट्स यूनियन पसंद नहीं आती, Yeah, तो but ये फैसला Sohail, हुआ होगा। सोहेल, एक इमरजेंसी के टाइम में यह यूनियन ये जून में हुआ था। नया यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन आया था या पुराना था? कैसे कैसे नहीं था? नहीं, जो स्ट्रक्चर कैसे था? इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होते थे, हम्म, तो जो इलेक्शन हुआ था वो, सॉरी मैं भूल गया था, मैं उस वक्त काउंसिल में नहीं था, मैं एसएफआई का सेक्रेटरी था। मैं 73-74 की यूनियन में काउंसिल में था, और ये 74-75 की यूनियन थी जो जिस वक्त इमरजेंसी लगी है, तो मैं एसएफआई का सेक्रेटरी था। और अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था और जून में ये जेएनयू की इमरजेंसी इमरजेंसी। लगी, जुलाई में रेड हुई। ओके। अब ये एक इंटरेस्टिंग असाइड है कि उस वक्त हमें बाद में पता चला कि जेएनयू में 20 से ज्यादा पुलिस इन्फॉर्मर्स थे और पुलिस एम्प्लॉइज थे जो जेएनयू में मुख्तलिफ अलग अलग सेंटर्स में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे थे। भाषा इंडोनेशिया में, सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी, या मतलब वो किसी और लैंग्वेज में, फ्रेंच में, एमए में, वगैरह वगैरह, और कुछ और सेंटर्स में ये इनको पुलिस ने भर्ती करवाया था, ताकि वो जेएनयू के स्टूडेंट्स के जो एक्टिविटीज हैं उनकी रिपोर्ट करते रहे। ये स्पेशल ब्रांच के या आईबी के या उनके एम्प्लॉइज थे। दे वर 22 ऑफ देम इन जेल एट दैट टाइम, जब जेएनयू की टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ 1000 भी नहीं होगी। ये हमको खबर इमरजेंसी से पहले ही मिल गई थी, इमरजेंसी के दौरान मिल गई थी। और इनमें से कुछ, अब दैट इज द इंटरेस्टिंग बिट, इनमें से कुछ जो पुलिस इन्फॉर्मर्स थे वो हमारे एसएफआई के दूसरे एक्टिविस्ट के दोस्त भी थे, एक क्लास में जाते थे, साथ पढ़ते थे वगैरह, कैंटीन में साथ जाते थे। तो उनमें से कुछ लोगों ने हमारे एसएफआई के एक्टिविस्ट को ये बता दिया था कि जेएनयू पर पुलिस की रेड होने वाली है, और उन्होंने बताया कि 6, 7, 8 जुलाई में किसी एक दिन रेड हो जाएगी। तो हम लोगों ने एक बहुत ही इलेबोरेट सिस्टम बनाया था। हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन लोग गिरफ्तार हो सकते हैं जिनको पुलिस ढूंढेगी, और उनमें से कई लोगों को हमने कैंपस से बाहर भेज दिया था, और जो जिनका कैंपस में रहना जरूरी था वो हर दिन किसी अलग हॉस्टल के किसी अलग कमरे में रहते थे, जिसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास होती। और ये पूरा नेटवर्क हमने बनाया था, उनके कमरे कमरे रोटेट किए जाते थे, कोई और आके उनके कमरे में बाहर से ताला लगा देता था और वो कहीं और जाके सोता था, और अगली सुबह वो आके उनको खोल देगा जब देख लिया कि पुलिस नहीं। तो जब जेएनयू पर 6 को कुछ नहीं हुआ, 7 को कुछ नहीं हुआ, 8 की रात को रेड हुई, और उस दिन हमको अंदाजा हुआ रेड के बाद कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें कुछ इंटेलिजेंस की कमी है। बिकॉज उनको उनकी इंफॉर्मेशन ये थी कि जेएनयू के स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे हथियार हैं और आर्म्ड रेजिस्टेंस होगा, और उनके पास बम हैं और गोले हैं और बंदूकें हैं और जने क्या क्या। तो उस वक्त 3 हॉस्टल थे जिनमें स्टूडेंट्स रहते थे, बाकी हॉस्टल बन रहे थे। तो हर हॉस्टल के चारों तरफ एक रिंग था
आर्म्ड कॉन्स्टेबल्स का। तो 3 रिंग से तीनों हॉस्टल कवर किए गए। उसके बाद उन तीनों के चारों तरफ एक और घेरा था। और जेएनयू में आप अगर आप जाएं तो आप देखेंगे वहां देयर आर लॉट्स ऑफ रॉक्स। तो हर रॉक के पीछे कोई ना कोई छुप कर बैठा हुआ था बंदूक लेके। एंड दे वर कैरिंग सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स। और वो they were pointing to all the balconies in all the rooms in all the hostels, all the 3 hostels. उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। दे एंटर्ड द हॉस्टल और सारे कमरों के बाहर उन्होंने लैच लगा दी, बाहर की जो कुंडियां थी बंद कर दी। उसके बाद 3-3, 4-4 कांस्टेबल एक एक कमरे को बाहर से खोलते थे, नॉक करते थे और जो अंदर होता था उसे कहते थे बाहर चलो। और इस तरह इन सब लोगों को बाहर ले जाया। तो वो गर्मी की छुट्टियां थी तो उस वक्त बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे नहीं, पर जितने भी थे उनको यहाँ से बसों में भर के, वो आर्मी के पुलिस के ट्रक्स में भर के, और वो हौस खास के पुलिस स्टेशन पे ले गए। उनके पास जो लिस्ट थी उसमें से सिर्फ मैं और रमेश दीक्षित, सुजीत दत्ता और शायद एक कोई और, हम 4-5 लोग जो उनकी लिस्ट पे थे उसमें से पकड़े गए। बाकी उनकी लिस्ट में जितने लोग थे उनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया, बिकॉज वो जिन कमरों में सो रहे थे उन पे बाहर ताले पड़े हुए थे और उनको पता ही नहीं था कि इस कमरे के अंदर वो लोग हैं। कमरे पे ताला पड़ा हुआ तो यहाँ को है ही नहीं। सुबह 5 बजे तो उन्होंने कमरों के ऊपर खटखटाना शुरू कर दिया था। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पे जो एक सब इंस्पेक्टर जिसके पास पूरी लिस्ट थी, वो लिस्ट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम और फॉर्चुनेटली फॉर मी उर्दू में लिखी हुई थी। तो मैं वहीं टेबल पर खड़ा हुआ उससे बात कर रहा था कि आप गलत लोगों को पकड़ के ले आए हैं और इनमें से तो कोई भी आपकी लिस्ट पे नहीं है। तो ही सेड हाउ डू यू। मैंने कहा कि मुझे उर्दू पढ़नी आती है, ये लिखिए मैं नाम बताता हूँ। देवी प्रसाद त्रिपाठी का नाम है, इस पे नहीं है। सुनीत चोपड़ा का नाम है, इसमें नहीं है। करत प्रकाश का नाम है, इसमें नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर मैंने उनको बताया वो किस किस को पकड़ के ले आए हैं। एमएल सोंधी जो उस जमाने में पहले इसके नई दिल्ली से एमपी रहे थे और जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ाया करते थे, वो जनसंघ के एमपी थे जो आजकल बीजेपी कहलाती है। वो उनका नाम भी उस लिस्ट पे था, लेकिन वो इमरजेंसी लगते ही दिल्ली छोड़ के चले गए और तमिलनाडु जाके उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अब पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम नहीं करता। ये सारी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास तो नहीं थी। तो उन्होंने उनके घर पे रेड की, सोंधी साहब नहीं मिले तो उनके कुक को उठा के लिया। कुछ वो स्टूडेंट्स जो जेएनयू में एडमिशन के लिए आए हुए थे और गंगा हॉस्टल जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा था, उनको वहां ठहरा दिया गया था। पलंग वलंग डलवा दिए गए थे कि तुम जब तक इंटरव्यू नहीं होता यहाँ रहो। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को उठा के ले आए थे। तो दैट वाज द स्टेट ऑफ द अटर कंफ्यूजन। जो But who are they looking for? Are they looking for people like you, uh, or generally all the leaders? No, they had a You list. know, They had a list. My name was on their list because I was secretary of the SFI. But they were okay. looking for example, Devi Prasad Tripathi, Hmm. who they could not arrest. They had Sunit Chopra's name, who also they could not arrest because he was not on the campus. So they had, उनके पास कोई 25, 30, 40 नाम थे। जो लिस्ट में उनके नाम थे उनमें से हम 3-4 लोग ही पकड़े गए। सेक्रेटरी ऑफ द जेएनयू टीचर्स, वो जेएनयू कर्मचारी एसोसिएशन, उनको पकड़ लिया था फ्रॉम द स्टाफ क्वार्टर्स बिकॉज ही वाज ऑन देयर लिस्ट। मुझे पकड़ लिया था, आई वाज सेक्रेटरी ऑफ द एसएफआई।
रमेश दीक्षित जो सीनियर एसएफआई के सीनियर लीडर्स में थे, और जेएनयू का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो टीम थी, ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम, Okay. एंड ही वाज वेरी एक्टिव एंड स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में थे, So, एंड ही all वाज this, okay, all these arrests were preventive arrests, not because you did something, is it not? नो, दे वर नॉट प्रिवेंटिव अरेस्ट. Then, जो केस हम पे लगाया गया था वो ये था, hmm, दिस वाज डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 90 DIR. Okay. Yes. DIR 69. Okay. Okay. जो चार्ज ये था दैट वी हैड ऑर्गेनाइज्ड अ पब्लिक मीटिंग Hmm. and we had given a call to overthrow the regime. Okay. तो वो conspiracy to overthrow the state, that was the charge against us. Okay. तो जेल ले गए, और बट उसमें DIR 69 में there was a provision for that the accused have to be presented before a magistrate within 15 days. Hmm. So we were presented before magistrate. The court used to be in Parliament House those days. Parliament Street पुलिस स्टेशन के बराबर, जहाँ Yes. रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स का ऑफिस है आजकल, Hmm. वहां पर कोर्ट था. तो वी वर प्रेजेंटेड देयर, एंड द पुअर मजिस्ट्रेट डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन. He had the charge sheet, we were presented before him, but the people who appeared from the university, the registrar of the university was there, the rector of the university was there, Hmm. my professor and my guide, Professor Munis Raza was there, Professor Mahale, who was the rector of the university, was there, NVK Murthy, who was registrar of the university, was there, and several other senior professors. And all of them came and said that nothing of this sort has happened in our campus. I used to be in a hostel called Kaveri, and next to our hostel were the quarters of the professors, and my guide, he used to live in that block. So he told the magistrate that this is impossible. If Sohail shouts in his room, I can hear his voice. There is no possibility of a public meeting being organized with loudspeakers in the lawns of Kaveri Hostel that I will be unaware of. It cannot happen. Nothing of this has happened. The entire thing is false. Okay. Professor Mahale said the same thing. The registrar of the university said the same thing. The rector said the same thing. So magistrate, he was totally probably overawed by this senior professor saying that this whole thing is a lie. Hmm. उसने हम सबको जमानत दी. So that's how we came out. Okay. Everybody was released the next day. I was released a day later because there was some problem with the spellings of my name or my father's name. So, but everybody was free. The magistrate was transferred to, from what I learned later, was transferred to Assam as punishment Okay. for bailing us out. Letting you go. But then, But most of the cases who are people who have been arrested in DIR were, knowing fully well they could get bail, they were put under MISA. So you didn't face that situation. no. You see, because I think that this is early days of the emergency. They are Okay. also totally at sea. They don't know what is going on. Because the things that had happened was that Mrs. Gandhi had started organizing, or the Congress had started organizing solidarity meetings in support of Mrs. Gandhi, जो इंडिया गेट के लॉन्च पे रोज हुआ करती थी. Now we heard that instructions were sent to the general officer in commanding of the army in Delhi that he should ask the soldiers to dress in plain clothes and come there. And he apparently refused. He said, I cannot be a part of this. The army has to stay away from politics. So he was transferred out of Delhi. There was some resistance from senior, I don't know whether it's true or not, but this is what we heard. That there were some senior officers of the IPS who were also not
happy carrying out many of these orders, which were not entirely lawful, and many of them were also sent out of Delhi and all that, and large number of police force from Haryana, which was being ruled by the chief minister was Bansi Lal, who was confidant of the central government at that time. So बहुत सारे हरियाणा के कांस्टेबल दिल्ली में भेज दिए गए थे और जो हमको गिरफ्तार करने आए थे उनमें भी बहुत सारे हरियाणा के थे. दे हैड नो आइडिया कि किस रास्ते से मुड़ के जेएनयू से निकल के किस रास्ते मुड़ना है हौस खास जाने के लिए. द ट्राइबल्स डिडंट नो, यू नो, काफी कंफ्यूजन उसमें था, बिकॉज दीज वर अर्ली डेज ऑफ द इमरजेंसी. तो ये गिरफ्तारियां भी हुई थी. लेटर दे गॉट, दे ऑल्सो रेड अप देयर ओन लॉज, और फिर उन्होंने गिरफ्तार किया. तो देवी प्रसाद त्रिपाठी वाज अरेस्टेड and he was kept in the Red Fort, and Prabir Purkayastha was arrested because the senior IPS officer who was under instructions to arrest Devi Prasad Tripathi, he by mistake arrested Prabir, thinking that he was Tripathi, and they don't look like each other at all. But he arrested Prabir, and after realizing that they have made a mistake, they were not going to accept that they have made a mistake. So they pulled out the records of his activism in Kanpur. Kanpur mein he was involved in, he was in the party in Kanpur, he was involved in trade union activity, and he was involved in student politics. So they pulled all that out, which was much before he came to JNU. And under those charges, he was thrown in prison under MISA. There was no possibility, no method in which MISA could be applied or used against Prabir or against the party. But both of them were thrown in prison under MISA.